हेलो गाइस, आई एम अनुष रानी हियर। वेलकम टू अनुसार शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट किया था और आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन में भी वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने जो इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पर हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विविधता, विभिन्नता, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि अलग अलग किस तरह से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, किस क्या क्या भिन्नताएं हैं हमारे में। जैसे कि हम अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, हम अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। कई लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कई लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। सब अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे से सब अलग दिखते अलग हैं, सब कपड़े अलग अलग पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। इस तरह की कितनी ही सारी डाइवर्सिटीज़ हमारे जो है कि इंडिया में देखने को मिलती है। और आज हम इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो किस तरीके से क्या क्या है। तो हमारा जो आज का जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है डाइवर्सिटी इन इंडिया से। क्या? डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो ये हमारा आज का टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festival, practice different religion. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. मतलब कि क्या कि इंडिया में जो है ना वो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम जो है अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, अलग तरीके के हम फेस्टिवल जो है मनाते हैं, हम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। पर अगर आप ध्यान से सोचो ना तो ना हम ना सारे काम जो है सिमिलर ही करते हैं, पर बस डिफरेंट वेज़ में। हम डिफरेंट वेज़ में सारे काम को करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप भी लिखते हैं तो हम भी लिखते हैं, पर हम अलग तरीके से लिखते हैं। आप अगर काम करते हैं तो हम भी काम करते हैं, पर हम डिफरेंट काम करते हैं। आप खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, पर हम अलग अलग खाना खाते हैं। इस तरह की क्या होती है कि हम सिमिलर चीज़ें करते हैं पर अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम किस डाइवर्सिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships or horse, on camel or on a foot. मतलब कि क्या, जब हम आज से 200 साल पहले क्या होता था ना, जब हमारे पास ट्रेन नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, बस कार नहीं था, तब लोग कैसे ट्रेवल करते थे? तो लोग क्या करते थे कि शिप से ट्रैवल करते थे, या हॉर्स पर ट्रैवल करते थे, या कैमल्स पर ट्रैवल करते थे, या फिर वो अपने ही पैदल चलकर वो ट्रैवल क्या करते थे। ठीक है, तो कुछ तो साधन नहीं था ना पहले, तो ये सब चीज़ों के साथ वो लोग ट्रैवल करते थे। ओके, often they went in search of new lands or new places to settle in, or for new people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. मतलब क्या होता था ना कि वो लोग है ना किस सर्च के लिए जाते थे बाहर, यहाँ से सर्च ऑफ न्यू प्लैंड्स, नई नई जगह जाने के लिए, और वहाँ पर न्यू जगह पर बसने के लिए, और या फिर व्यापार करने के लिए। ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए वो लोग वहाँ जाते थे। और क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था, टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वो लोग जहाँ जाते थे वहीं पर वो लोग बस जाते थे, और फिर वो वहीं पर बहुत समय तक बस जाते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमाइन and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while other left because there was a war. मतलब कुछ लोग क्यों अपने घर से चले जाते हैं? तो क्योंकि वहाँ पर जो है कि या तो सूखा पड़ जाता है, या तो फेमाइंस आ जाती है,
या फिर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, और उसके बाद फिर बहुत लोग अपने काम के सर्च में भी जाते हैं, काम खोजने के लिए भी जाते हैं, और बहुत लोग क्योंकि वहाँ वॉर हो जाता है इस वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do and think in the old ways. So their languages, food, music, religion become a mix of the old and the new one, and out of this intermixing of cultures came something new and different. तो क्या होता था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर वो लोग घर बसाते, और उसके बाद फिर वो क्या करते कि वो धीरे धीरे एक अपने में चीज़ लाते थे, क्योंकि पहले से वो जो कल्चर फॉलो करते थे या जिस तरह से वो रहते थे, फिर वो नई जगह गए, वहाँ के लोगों के रहन सहन को देखा, फिर अपने पुराने ढंग को और नए ढंग को मिलाकर उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, मैनेज किया, और इसके कारण से क्या हुआ कि उनके लैंग्वेज, फूड और फिर क्या म्यूज़िक, रिलीजियन सब क्या है मिक्स हो गए, पुराने तरीके से और नए तरीके से दोनों मिक्स हो गए, और फिर वो मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा, नए ही कल्चर का एक जो है कि नया ही कल्चर बन गया। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस हाउ many different cultures influence have helped to shape life and culture there. Thus religion become very diverse because of their unique histories. तो क्या हुआ कि हम जो हिस्ट्री देखते हैं ना many places मतलब कि बहुत सारी जगह का, तो देखते हैं कि जो है कि डिफरेंट कल्चर से उनके जो है कि कल्चर को एक नया रूप मिला, और फिर नया रूप मिला और वहाँ पर एक नया कल्चर ही बन गया। तो फिर इस तरीके से क्या हुआ कि 10 रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो वहाँ पर वो जो है रीजन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स बन गया, मतलब कि अलग अलग विभिन्नताएं देखने को वहाँ मिलने लगी, और उनका एक यूनिक हिस्ट्री बन गया। क्या बन गया? यूनिक हिस्ट्री। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from the living in a mountain area. उसी तरह से क्या होता है, डाइवर्सिटी इस तरह से भी आती है कि लोग जहाँ पर रहते हैं ना वहीं के जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे उसी तरीके से रहने की आदत हो जाती है। जैसे कि अगर समुद्री जगह पे जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे काफ़ी अलग होता है। कैसे? नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो उनकी रहन सहन और खाने की आदतें नहीं बल्कि उनके जो काम करने के तरीके वो भी डिफरेंट होती है। और लेकिन सिटीज़ में क्या होता है ना कि लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता, सब एक जैसे रहने लगते हैं, वो अपनी ही सराउंडिंग्स में एक जैसे रहते हैं चाहे वो कितनी भी अंतर में हो। जैसे कि वो तो खुद से सब्जियां नहीं उगा पाते ना, तो फिर इसलिए वो लोग जो है कि डिपेंड करते हैं मार्केट पे अपने खाने के लिए। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन अ मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। तो वो लोग दूसरी जगह पे डिपेंड हो जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में एक तरह की सब्जी आएंगी सभी लोग उस तरह से ही खरीदेंगे, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी उतनी नहीं देखने को मिलती है, होते हुए भी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो सबको मिक्स हो जाते हैं, वैसे ही सराउंडिंग में अपने आप को ढाल लेते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. तो हम लोग कैसे कि अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर पे किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है कि देखने को मिलती है, ये चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम ना केरला और लद्दाख पे बात करते हैं। केरला तो एक जो है कि समुद्री
इलाका है और लद्दाख जो है पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ की दोनों की अलग अलग जो है कि होगी, क्या होगी, रहन सहन। तो इसी पे चलिए अब हम पढ़ के देखते हैं कि क्या भिन्नताएं देखने को मिलती है। अच्छा, ये है ना लद्दाख की जो है फिगर दी हुई है, ये देखिए सूखी पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है, सूखी पहाड़ियाँ। यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका हुआ ना, तो उसके नीचे में यहाँ पे ऐसे एरिया होती है, वहाँ पे लद्दाख है, और जो कि तिब्बत से बहुत बगल में होती है, तिब्बत से बहुत बगल में होती है। चलिए इस पे बात करते हैं। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब डेजर्ट मतलब सुनकर आप ये मत समझ लीजिएगा डेजर्ट तो राजस्थान में है और वो तो बहुत गर्म में होती है, लेकिन लद्दाख तो ठंडी जगह है। तो लद्दाख जो होता है ठंडी वाली, मतलब कहो तो कि डेजर्ट में आइसक्रीम जम गया मतलब कि डेजर्ट वो वहाँ पर ठंडी डेजर्ट उससे कहते हैं, ठीक है। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज possible here since the region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। तो क्या होता है कि लद्दाख जो है ना डेजर्ट है और वो जम्मू और कश्मीर के पास है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर, मतलब कि वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए ही नहीं जा सकते। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना बहुत ही कम रीजन, मतलब कि यहाँ पर रेन बिल्कुल ना के बराबर होती है और हमेशा सालों साल वहाँ पे जो है कि स्नो बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पर इसीलिए जो है कि कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। देयर आर वेरी फ्यू ट्री दैट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ओके, तो क्या होता है कि वहाँ पर ना पेड़ पौधे नहीं उगाए जा पाते और जो भी पानी के लिए ना उन लोगों को, पीने के पानी के लिए उन लोगों को जो है मेल्टिंग स्नो, मतलब कि पिघली हुई बर्फ़ से ही पानी पे उन्हें डिपेंड करना पड़ता है। कब, गर्मियों में। ओके, people here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wools. This wool is prized and pashmina wools cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell these traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in the Kashmir. Okay. तो क्या होता है वहाँ पे ना लोग जो है कि शिप्स और गोट्स को पाला करते हैं। वो जो गोट्स से जो है ना वहाँ के रीजन के गोट्स से उन्हें ना एक पश्मीना ऊल मिलती है, पश्मीना ऊल, जो कि बहुत ही महंगी होती है और उससे पश्मीना सोल्स मिलती है जो कि बहुत महंगी होती है। और वो लोग क्या करते हैं ना कि बहुत अच्छे से भेड़ को, बकरी को पालते हैं और फिर ये जो पश्मीना ऊल मिलती है उसे वो ट्रेडर यानी कि व्यापारी को बेच देते हैं। कहाँ, कश्मीर में। और फिर वहाँ पर कश्मीर में पश्मीना ऊल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है, ठीक है। The people eat milk and meat and milk products like cheese and butter. Each family on some goats, cows and does यानी कि yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। मतलब कि क्या होता था कि वहाँ के लोग ना क्या खाते हैं कि वहाँ के लोग मीट खाते हैं, मिल्क लेते हैं और चीज़, बटर ये सब लेते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट जो चीज़, मटर ये सब लेते हैं। और हर एक फैमिली जो है ना कि बकरी, गाय और डोजेस, मतलब कि वहाँ की जो एक स्पेशल जो याक काउज होती है उसे डोजेस कहते हैं, तो वो पाला करते हैं वो लोग घर में ही। और ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर डेजर्ट है तो वहाँ पर कि कोई भी लद्दाख जो है अट्रैक्ट ही नहीं करता है किसी भी तरह के व्यापारियों को। वो अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से अट्रैक्ट करता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट इज हैज़ मेनी पासेस थ्रू विच कारवां ट्रेवल टू what is today called Tibet. These caravan carried textile and spices, raw silk and carpets। तो वहाँ पर ट्रेडर क्या करते थे, ट्रेवल करते थे और कहाँ जाते थे, वहाँ से तिब्बत की ओर जाते थे और फिर वहाँ पे जो है कि तिब्बत की ओर जाते थे और वो लोग जो है कि यहाँ वहाँ से टेक्सटाइल और स्पेसेस और रॉ सिल्क लेकर और कारपेट, वहाँ पे ना टेक्सटाइल और स्पाइसेस यानी मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट्स का बहुत ज़्यादा है कि ट्रेड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist. तो बुद्धिज्म कहाँ से आया? तिब्बत, बुद्धिज्म तिब्बत जो है कि भाई लद्दाख के से, मतलब कि लद्दाख से होकर गया, और लद्दाख जो है ना उसे लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि वो तिब्बत के बहुत बगल में, और वहाँ पे तिब्बत की बहुत सारी कल्चर सिमिलर होती है, ठीक है। इस्लाम वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ कितना, 400 साल पहले, और वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन भी मिलते हैं देखने को। और फिर क्या होता है कि लद्दाख में ना लोग ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स, मतलब कि वहाँ पे लोग गाते भी हैं और पोएम भी गाते हैं और सॉन्ग भी गाते हैं, बहुत ज़्यादा गाते हैं। तो लोकल वर्जन्स ऑफ द तिबेटियन नेशनल एपिक, मतलब कि जिस तरह से हमारे इंडिया में महाभारत है, रामायण है एपिक ना, उसी तरह से तिब्बत में एक एपिक है केसर सागा, और वहाँ के जो लोग हैं चाहे वो मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो, वो उस केसर सागा को गाता करते हैं, ठीक है। ओके, केरला। केरला इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया में पड़ता है, जैसे कि लास्ट पार्ट में ऐसे जो होती है ना इंडिया की, तो यहाँ पर ऐसे केरला पड़ता है, और इधर से पूरा समुद्र, इधर से पूरा समुद्र, इस तरह से वो केरला में रहता है। तो केरला इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। अ नंबर ऑफ स्पेसीज लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। मतलब क्या होता है कि वहाँ पर ना एक तरफ से पूरी समुद्र से घिरी हुई है, एक तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, और वहाँ पर बहुत तरह के स्पेसीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, इस तरह से के स्पेसीज देखने को मिलती है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस region 2,000 years ago, and he created with bringing Christianity to India. सॉरी, मैंने मिस कर दिया, इस फिगर के नीचे थी वो चीज़। तो क्या था? It is spices that made this region an attractive place for traders. Jews and Arabs traders were the first to come here. The apologist of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2,000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. तो क्या हुआ कि ये जो स्पेसेस थे ना, वही क्या किए, ये जो स्पेसेस थे इस रीजन में, वो क्या किए, अट्रैक्ट किए किसको, ट्रेडर्स को, मतलब व्यापारियों को अट्रैक्ट किए, और इसी वजह से जो है कि ज्यूस और अरब्स जो है ना व्यापार करने के लिए यहाँ पर आ गए। और वहाँ पे एक जो संत थॉमस जो थे ना, वो वहाँ पर आए, जिसके कारण से वो 2000 साल पहले आए थे, 2000 साल पहले आए, और उन्हीं के वजह से क्रिश्चियनिटी जो है कि इंडिया में आई। Many Arab traders also come and settle down here. Even Buttat, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. तो क्या हुआ कि वहाँ पे अरब ट्रेडर भी आए, और जिसमें से एक इवन बुट्टा जो है ना, वो वहाँ पर जो रहने लगे थे अरब ट्रेडर वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, इवन बटूटा ने वो क्या किए, वहाँ पर एक बहुत सालों से रह रहे थे, 700 ईयर्स अगो, मतलब 700 सालों पहले रहे, और उन्होंने एक ट्रैवलोग लिखा, मतलब कि वहाँ पर रहे ना वो। तो उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पर मुस्लिम के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया, और वो कहा कि वो बहुत वहाँ पे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, ठीक है। द Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. ठीक है, तो क्या हुआ, पोर्तुगीज जो है ना वहाँ पर रूट बनाया समुद्र से, कहाँ से, यूरोप से इंडिया तक का, जिसमें फिर वास्को डी गामा जो है वो वहाँ यहाँ पर अपना शिप भी लैंड किया था, ठीक है। Because of these various historical influence, people in Kerala practices different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो इतने सारे जो लोग बाहर से आए हमारे केरला में,
वहाँ पर क्या हुआ फिर इसके कारण बहुत सारी जो है कि रिलीजियन देखने को मिली, जैसे जुदाइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, इस तरह की बहुत सारी जो है कि देखने को मिली हमारे पास रिलीजन। और द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड are called China wala. Even the utensils used for frying is called the China chatti, and it is believed that the word Chin could have more come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and the majority of people here eat rice, fish and vegetables. तो क्या हुआ ना कि यहाँ का जो फिशिंग नेट था ना वो बिल्कुल चाइनीज़ नेट के जैसा ही दिखता था, और उसे वहाँ पर लोग क्या कहते थे, चीना वाला। यहाँ तक कि बर्तनी भी जो वहाँ पर थी ना बिल्कुल चाइनीज़ की तरह होती थी, और उसे नाम दिया गया था चीना चट्टी। तो ये बिलीव किया गया कि ये मतलब मान लिया गया कि यहाँ जो चीन वर्ड जो है ना चाइना से उठाया है उन्होंने, और चाइना को ही चीन उन्होंने कहा। और फिर जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी तो इसके कारण वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा राइस जो है कि राइस का पैदावार किया जाता था, और वहाँ पर लोग ज़्यादातर राइस खाते थे, फिशेस खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। ओके, ये एक बोट रेस होती है जो कि केरला में बहुत फेमस है। ओनम एक फेस्टिवल होता है जिसमें बोट रेस बहुत ही ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ओके, आगे। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of the both region has been similar culture influence. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region. Thus, history of geography are often tied to cultural life of a region. तो क्या होता था कि केरला और लद्दाख में ना कई सारी डिफरेंस थी, है ना, डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंस बहुत सारी थी जियोग्राफिकल फीचर में, पर वहाँ का जो हिस्ट्री था ना काफ़ी सिमिलर था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ और अरब इन्फ्लुएंस, मतलब कि चाइनीज़ और अरब जो ट्रेडर्स आए ना उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला वहाँ पे। केरला में जो है कि बहुत सारी कल्टीवेशन हुई, स्पेसिस की स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन था लद्दाख में, एंड इट्स ऊल एंड ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन, मतलब कि यहाँ की जो ऊल थी ना उसके कारण ट्रेडर फिर इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब कि वहाँ पे आकर वो ट्रेड करना पसंद किए। द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ ऑफन टाइड टू कल्चर ऑफ ए रीजन, मतलब कि यहाँ पर जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है ना एक दूसरे से बहुत जुड़ गई, कल्चर लाइफ फिर वहाँ पर फिर वैसी हुई, ठीक है। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life are all about moving from place to place for work with each move our culture, tradition and ways of life slowly become parts of the new place we are in. ओके, मतलब कि यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जो डाइवर्सिटी थी बस वो पुराने समय की नहीं थी। आज भी जब हम लोग काम की तलाश में या फिर जो भी है कि इस एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जब, तो वहाँ पर क्या होता है कल्चरल ट्रेडिशन भी जो है कि जो बदलता है। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो अलग अलग कल्चर से फिर हम इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर स्लोली वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। ओके, similarly in our on neighborhood we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. तो हम अपने सराउंडिंग्स में जो नेबर के साथ रहते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, और फिर जो है कि हम लोग एक साथ में रहते हुए एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे के लाइफ के बारे में जानते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं, और फिर हम लोग एक दूसरे की ट्रेडिशन को सीखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अनेकता में एकता। ये बहुत बड़ी बात है जो कि कही गई है हमारे देश के बारे में कि हमारे देश में जो है कि यूनिटी है डाइवर्सिटी होने के बावजूद। कितनी ही सारी हमारे देश में डाइवर्सिटी है पर हमारे देश में यूनिटी भी है, और वो किस तरीके से है आइए देखते हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज
been recognized as a source of strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and religion background came together to oppose them. तो क्या हुआ था कि हमारे इंडिया में जो है ना कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, पर क्या होता है इसके बावजूद भी हमारा जो एक यूनिटी है ना वही हमारा स्ट्रेंथ है। मतलब कि ये डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है ना यही हमारा सबसे बड़ी जो है स्ट्रेंथ है। जब ना ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तभी बहुत सारे जो है औरत आदमी सब मिलकर वहाँ पर क्या किए, डिफरेंट कल्चर से थे, वो डिफरेंट रिलीजियस से थे, वो डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से थे, फिर भी वो लोग सब साथ आ गए क्या करने के लिए, उनका अपोज करने के लिए। किसका अपोज करने के लिए? ब्रिटिश रूल का। और इंडियाज फ्रीडम्स मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought that they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो क्या हुआ कि जो वो लोग हैं ना साथ आ गए, वो क्या सोचे कि इंडिया के फ्रीडम के लिए इतने सारे डिफरेंट पीपल थे, फिर भी अलग अलग बैकग्राउंड से, फिर भी उन्होंने सोचा कि हम एक साथ काम करेंगे और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। और फिर वो साथ में जेल गए और वो साथ में अपोज किया पूरा ब्रिटिशर्स का। और फिर ना ब्रिटिश क्या सोचते थे कि वो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है क्योंकि हमारे इंडिया में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को अलग कर सकते हैं और फिर वहाँ पर रूल कर सकते हैं। पर इंडिया ने उन्हें दिखा दिया, इंडियंस ने उन्हें दिखा दिया कि इतनी सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो बहुत ही यूनाइटेड हैं और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी सॉन्ग है जो कि गाई गई थी। कब गाई गई थी? जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। आपने सुना ही होगा, जनरल डायर ने एक जलियांवाला बाग में हज़ारों लोगों को बंदूक की गोलियों से भून डाला था। वो पीसफुली अपना जो है कि बैसाखी मना रहे थे, पर उन्होंने ऐसा कांड कर दिया और फिर वहाँ पर हज़ारों लोग मर गए। तो इसी के बारे में एक सॉन्ग गाई गई है और वहाँ पर ये सिंबल है कि कितनी यूनिटी है हमारे इंडिया में। तो दिस सॉन्ग वॉज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्कर। मैस्कर मतलब होता है कि एक साथ जब बहुत सारे लोगों को एक समूह में मार दिया जाता है तो उसे मैस्कर बोलते हैं। तो द सॉन्ग वॉज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्कर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन्ड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड बॉन्डिंग इवन मोर। मतलब कि वो जो है कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे लोगों को एक साथ मरवा दिया। वो लोग पीसफुली अपना जो है कि बैसाखी पर्व मना रहे थे, पर वो उन लोगों को मार दिया गया। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memories of those brave peoples. तो क्या है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, औरत हो, मर्द हो, कितने ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर हो, गरीब हो, सब वहाँ पर गैदर हो गए ब्रिटिश सरकार का अपोज करने के लिए। और ये जो सॉन्ग है ना वो गाई गई, जलियांवाला बाग के उतने लोग मरे जो उनके जो है कि ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, ओके। ये देखिए, ये जो इंडिपेंडेंस के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जब स्पीच दे रहे थे उस समय का वक्त है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect of diversity. Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. तो क्या होता था, कितने सारे ही सॉन्ग और सिम्बल्स निकले हैं जो कि दिखाते हैं कि हमारे देश में कितनी ही सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी यूनिटी है। जैसे कि अगर आप नेशनल फ्लैग की बात करें तो वो भी हमारे जो है कि इंडिया की डाइवर्सिटी
मतलब यूनिटी में भी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी दिखाती है। जैसे कि जब से ऊपर वाला जो लाल रंग आप देखते हैं वो होती है हिंदुओं की प्रतीक, बीच वाला में शांति की प्रतीक होती है वाइट, और फिर नीचे जो हरा है वो मुस्लिम की प्रतीक होती है। इस तरह से करके कई सारे डाइवर्सिटीज़ को भी एक फ्लैग में भी दिखाएगा और वो एक सिंबल बन गया हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ का। ठीक है, आगे क्या है। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside of the outside। मतलब कि क्या हुआ कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उन्होंने उस बुक में क्या बोला कि जो है कि ना यूनिटी जो हमारे ऊपर हमारे मतलब कि हमारे इंडियन में जो यूनिटी देखने को मिलती है वो ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर थोप दिया है, बल्कि क्या हुआ, रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम्स वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज। मतलब कि ये हमारे दिल से आती है, हमारे अंदर से आती है, हमको हमारे ऊपर ये यूनिटी थोपा नहीं किया, हमारे अंदर से आती है। हम हमेशा रोज़ के मर्रा में ज़िंदगी में रोज़मर्रा में कितने ही सारे बिलीव्स और कस्टम्स को है जो कि प्रैक्टिस करते हैं, जो उसे टॉलरेंस करते हैं, और कितनी ही सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। हम लोग रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें देखते हैं और हमारे अंदर डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी कई सारी मतलब हमारे अंदर से आती है, हमारे दिल से आती है वो यूनिटी। हम चाहे कितने भी अलग हो जाएं, हम चाहे कितने भी अलग हो, कितने भी झगड़े हो, पर जब हम लोग साथ में आते हैं ना तो एक दूसरे के लिए कुछ भी साथ में देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है। इट वॉज नेहरू ने ही जो है कि कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, उन्होंने इस लाइन को यूज़ किया सबसे पहले। तो इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द इन कंट्री। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। तो नेहरू जी ने ही इस लाइन को, इस फ्रेज को जो है कि कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि अनेकता में एकता है। कहाँ, हमारे देश में, हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये लाइन को यूज़ किया था। इंडियन नेशनल एंथम composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India. In what way does the national anthem describe this unity? तो इंडियन नेशनल एंथम जो हमारा है ना, जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वो एक अलग एक्सप्रेशन है हमारी यूनिटी को दिखाने के लिए। किस तरीके से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, ये हमारे इस चैप्टर के शुरुआत में ही दिया है। जैसे ये, हाँ ये देखिए, ये जो हमारा सेकंड लाइन है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा। तो यहाँ पर किस किस स्टेट की बात हो गई, यहाँ पे पंजाब की बात हुई, सिंध की बात हुई, गुजरात की बात हुई, मराठा की बात हुई, द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। इतनी सारी, मतलब कि इतनी सारी हमारे यहाँ नदियाँ हैं, हमारे यहाँ इतने सारे स्टेट हैं अलग अलग, फिर उसमें कल्चर है, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और ये हमारे नेशनल एंथम में भी इसे मेंशन किया है। एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे यूनिटी का, कि इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में बहुत यूनिटी देखने को मिलती है। और यही तो हमारी खासियत है, और किसी भी देश में ऐसी यूनिटी नहीं देखी जाती है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद। इनफैक्ट हमारे देश में ही इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, मतलब इतनी सारे कस्टम्स, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे जो है कि कास्ट, इतने सारी कल्चर, इतने सारे ट्रेडिशन, इतने सारे अलग अलग रहन सहन, अलग अलग कपड़े, बहुत कुछ हमारे ही इंडिया में देखने को मिलती है। और इन सबके बावजूद भी हमारे देश में एक जो है यूनिटी देखने को मिलती है। कितनी सारे डिफरेंसेस है, पर हमारे देश में यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है कि वो कंप्लीट हो गया है। आई थिंक इट्स कंप्लीटेड, मुझे देख लेना चाहिए। यस, इट्स कंप्लीटेड। अब ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो के बारे में कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।
है।